दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कीमत हम तब समझते हैं जब वो हाथ से निकल चुके होते हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी सज़ा हमें इसी दुनिया में, इसी जन्म में मिल जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने दौलत के लालच में अपने उस पति को मौत के बिस्तर पर अकेला छोड़ दिया, जो आखिरी सांस तक सिर्फ उसका नाम पुकारता रहा। उसने सोचा था कि वो विदेश जाकर अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी कर लेगी। उसने सोचा था कि उसका पति तो वैसे भी मर ही जाएगा, तो उसके पैसे लेकर भाग जाने में क्या बुराई है। लेकिन दोस्तों, कुदरत का इंसाफ बहुत अजीब होता है। 5 साल बाद जब उसकी ज़िंदगी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर थी, जब वो एक नई शादी करने वाली थी, एक आलीशान होटल में अपने मंगेतर के साथ डिनर पर बैठी थी, तब उसके सामने एक ऐसा इंसान आ खड़ा हुआ जिसे देखकर उसके पांव तले की ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ से गिलास छूट गया, क्योंकि सामने जो शख्स खड़ा था वो कोई और नहीं, उसी का वो पति था जिसे वो 5 साल पहले मरने के लिए छोड़ आई थी। ये कहानी सिर्फ एक धोखे की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है उस सच्चाई की जो हर इंसान को एक दिन ज़रूर अपने सामने खड़ी मिलती है। ये कहानी आपकी आंखें नम कर देगी, आपको हिलाकर रख देगी और आपको ज़िंदगी का वो सबक देगी जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें और इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। चलिए शुरू करते हैं रोशनी और राघव की कहानी। मेरा नाम रोशनी है। बचपन से ही मेरे सपने आसमान से भी ऊंचे थे दोस्तों। जब मेरी सहेलियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी, तब मैं टीवी पर विदेशी फिल्मों के सीन देखकर खो जाया करती थी। लंदन की वो चमकती सड़कें, पेरिस की रंगीन रातें, दुबई की ऊंची इमारतें, मेरी आंखों में बस यही सपने तैरते रहते थे। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं था। पापा एक छोटी सी सरकारी नौकरी करते थे और मम्मी घर संभालती थी। हम 3 बहनें और एक भाई थे। पापा की तनख्वाह में बस इतना ही गुजारा हो पाता था कि महीने के आखिरी हफ्ते में मम्मी की चूड़ियों की खनक भी मध्यम पड़ जाती थी। लेकिन मेरे दिल में जो आग जल रही थी वो इस छोटे से घर की 4 दीवारी में बुझने वाली नहीं थी। मुझे महंगे कपड़े चाहिए थे, मुझे ब्रांडेड बैग चाहिए थे, मुझे वो ज़िंदगी चाहिए थी जो मैगजीन के पन्नों में छपी हुई हीरोइन की होती थी। मैं कॉलेज में जब अपनी अमीर सहेलियों को देखती थी, उनकी गाड़ियाँ, उनके फ़ोन, उनके विदेशी ट्रिप, तो मेरा कलेजा फटने लगता था। मैं सोचती थी कि एक दिन मैं भी ऐसी ही ज़िंदगी जीऊँगी। बस मुझे एक ऐसा हमसफ़र चाहिए जो मेरे सारे सपने पूरे कर सके। मैं अक्सर अपनी मम्मी से कहती थी, मम्मी, मेरी शादी किसी ऐसे आदमी से करवाना जो बहुत अमीर हो, जिसका बिजनेस विदेशों में हो, जो मुझे लंदन घुमाए, पेरिस ले जाए, दुबई में शॉपिंग करवाए। मम्मी हंस देती थी और कहती थी, बेटा, औकात से ऊंचे सपने मत देख, जो तेरी किस्मत में लिखा है वही तुझे मिलेगा। ज़्यादा हवाई किले बनाने से ज़मीन की ठोकर ज़्यादा लगती है। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मेरे लिए मम्मी की ये बातें बस बूढ़े लोगों की बेकार सी नसीहतें थी। फिर वो दिन आया जब मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था राघव। जब मम्मी ने मुझे राघव की तस्वीर दिखाई तो मैंने एक नज़र डाली और मुंह बना लिया। साफ़ सुथरा चेहरा, सादगी से भरी आंखें, सीधी सादी मुस्कान। मुझे तो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए था। मुझे तो कोई स्मार्ट, फैशनेबल, खुले विचारों वाला अमीर लड़का चाहिए था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, ये बहुत साधारण लगता है, इसके चेहरे पर वो रोब नहीं है, वो शान नहीं है जो मुझे चाहिए। मम्मी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, राघव बहुत अच्छा लड़का है। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो अकेला है। उसकी एक अच्छी सरकारी नौकरी है, अपना मकान है और सबसे बड़ी बात, उसके दिल में बहुत मोहब्बत है। वो तुझे रानी की तरह रखेगा। मैंने तंज से हंसकर कहा, रानी की तरह? मम्मी, रानियों के पास हीरे मोती होते हैं,
मखमली बिस्तर होते हैं, नौकर चाकर होते हैं। ये कलंक मुझे क्या रानी बनाएगा। मुझे अपनी बहनों जैसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जो रसोई में ही उम्र निकाल देंगी। मुझे विदेश जाना है, घूमना है, ज़िंदगी जीनी है। पापा ने मेरी बातें सुनी और एक गहरी सांस लेकर बोले, रोशनी, तेरी मम्मी ठीक कह रही है। राघव जैसा लड़का बार बार नहीं मिलता। उसने तुझे एक बार देखा और तुझे अपना दिल दे बैठा। उसकी आंखों में तेरे लिए जो प्यार है वो किसी अमीर आदमी की तिजोरी में भी नहीं मिलेगा। मैंने खूब हंगामा किया दोस्तों। कई दिनों तक खाना नहीं खाया। अपनी सहेलियों को बुलाकर उनसे कहलवाया कि मेरे घर वालों को समझाएं, लेकिन मेरे पापा अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, तेरी जिद हम पूरी नहीं कर सकते रोशनी। हमारी हैसियत में जो सबसे अच्छा रिश्ता था वो हमने तेरे लिए चुना है। अब आगे तेरी किस्मत। और फिर एक दिन बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी राघव से कर दी गई। जब मैं डोली में बैठकर राघव के घर पहुंची तो उसका घर देखकर मेरा दिल बैठ गया। एक छोटा सा 2 कमरों का मकान, आंगन में तुलसी का पौधा, दीवारों पर भगवान की तस्वीरें, मखमली कालीन नहीं थे, झूमर नहीं थे, कोई शानो शौकत नहीं थी, बस एक साधारण गृहस्थ घर। मेरा मन रोने को कर रहा था। मैं सोच रही थी कि किस मनहूस घड़ी में मेरी शादी इस आदमी से हुई। रात को जब राघव कमरे में आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने बहुत प्यार से मेरे पास बैठकर कहा, रोशनी, ये मेरी माँ की निशानी है। मरते वक्त उन्होंने ये अंगूठी मुझे दी थी और कहा था कि अपनी पत्नी को पहनाना। आज ये अंगूठी तुम्हारी है। उसने डिब्बा खोला। उसमें एक सोने की साधारण सी अंगूठी थी, हीरे की नहीं, बस सोने की। मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा था कि कम से कम मुंह दिखाए में मुझे डायमंड की अंगूठी मिलेगी, लेकिन ये तो बस माँ की निशानी थी। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर वो अंगूठी पहन ली। राघव की आंखों में जो खुशी थी वो मैं देख तो रही थी, लेकिन महसूस नहीं कर पा रही थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, रोशनी, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे तो नहीं हैं, लेकिन जो भी है वो सब तुम्हारा है। मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम दुनिया की सारी दौलत भूल जाओगी। उसकी आंखों में सच्चाई थी दोस्तों। उसके शब्दों में एक ऐसी मासूमियत थी जो आज के ज़माने में बहुत कम मिलती है। लेकिन मेरा दिल पत्थर का बन चुका था। मैं उसके प्यार की एक बूंद भी अपने अंदर उतार नहीं पा रही थी। दिन गुजरते गए, हफ्ते महीनों में बदले और महीने सालों में। मेरी शादी को 4 साल हो गए। इन 4 सालों में राघव ने मुझे खुश रखने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हर रविवार को वो मुझे अपनी जेब के मुताबिक किसी रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाता था। हर त्योहार पर वो मेरे लिए साड़ी, चूड़ियाँ, कुछ न कुछ जरूर लाता। मेरे जन्मदिन पर वो पूरा दिन छुट्टी लेकर सिर्फ मेरे लिए होता था। मेरी हर छोटी सी ख्वाहिश को वो अपनी हैसियत के मुताबिक पूरा करने की कोशिश करता, लेकिन मेरी ख्वाहिशें उसकी जेब से बहुत बड़ी थी दोस्तों। मैं हर दिन उसे ताने मारती थी। कभी कहती मेरी सहेली का पति उसे दुबई ले गया है, कभी कहती मेरी कज़न की शादी एक डॉक्टर से हुई है, उसके पास 3 गाड़ियां हैं, कभी कहती मेरी ज़िंदगी कितनी बेकार हो गई है तुम्हारे साथ, न कहीं घूमना, न कोई शान व शौकत। राघव चुपचाप मेरी बातें सुन लेता। उसकी आंखों में दर्द उतर आता, लेकिन वो कभी पलटकर जवाब नहीं देता। बस इतना कहता, रोशनी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक दिन मैं तुम्हें भी विदेश ले जाऊँगा, बस थोड़ा सब्र रखो। लेकिन सब्र, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। मुझे एक बात बहुत अखरती थी दोस्तों। राघव बहुत सीधा था। वो किसी से लड़ना नहीं जानता था, किसी का बुरा करना नहीं जानता था। अपने ऑफिस में भी वो सबकी मदद करता रहता था। मैं उससे कहती, तुम इतने भोले क्यों हो, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। वो हंस कर कहता, रोशनी, अगर सब बेईमान हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी, कोई तो ईमानदार रहना चाहिए ना। ऐसे ही 4 साल बीत गए। मैंने इन 4 सालों में कभी राघव की पसंद का खाना नहीं बनाया, कभी उसकी तबीयत खराब होने पर रात भर जागकर उसकी सेवा नहीं की, कभी उसके सिर पर हाथ नहीं फेरा। लेकिन वो तो जैसे मुझ पर जान छिड़कता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मैं सोचती थी कि शायद ऊपर वाला
मुझे ही ऐसा पति दे रहा है जो मेरे लायक नहीं है। काश मेरी शादी किसी और से हुई होती। लेकिन दोस्तों, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हम जिन रिश्तों की कदर नहीं करते, ऊपर वाला उन्हें हमसे छीन लेता है, और जब वो छीनते हैं तब हमें उनकी असली कीमत समझ आती है। ये उन दिनों की बात है जब बारिश का मौसम था। राघव को कुछ दिनों से लगातार बुखार था। वो रोज़ ऑफिस से थका हुआ आता। उसका रंग पीला पड़ गया था। उसका वजन तेजी से कम हो रहा था। मैंने एक दिन उससे कहा, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसने हंसकर कहा, अरे ये बस मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। मैंने घबराकर पड़ोसी को बुलाया और हम उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए। 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आई। डॉक्टर ने मुझे और राघव को अपने कैबिन में बुलाया। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मिसेस शर्मा, मुझे आपको एक मुश्किल बात बतानी है। आपके पति को ब्लड कैंसर है, 3rd स्टेज पर पहुंच चुका है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर अच्छे अस्पताल में अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए, कीमोथेरेपी का पूरा कोर्स हो जाए तो इन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत महंगा इलाज है। लगभग 25-30 लाख रुपए का खर्चा आएगा। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे कहाँ। मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई बस 8-10 लाख होगी। डॉक्टर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मिस्टर शर्मा, हिम्मत मत हारिए, कोशिश कीजिए, कहीं से इंतजाम हो जाएगा। घर लौटते वक्त रास्ते भर राघव चुप रहा और मैं अंदर ही अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस कर रही थी। एक तरफ हमदर्दी थी, दूसरी तरफ ये एहसास कि अब मेरी ज़िंदगी और मुश्किल होने वाली है। घर आकर राघव बिस्तर पर लेट गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रोशनी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, ना अच्छी ज़िंदगी, ना अच्छा घर, और अब तो मैं तुम्हें परेशानी भी देने वाला हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आगे कहा, रोशनी, मुझे जीना है, तुम्हारे लिए जीना है। मैं एक बार ठीक हो जाऊँ तो मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूँगा जिनके सपने तुमने देखे हैं। मैं तुम्हें लंदन ले जाऊँगा, पेरिस ले जाऊँगा। बस मुझे एक मौका दे दो ज़िंदगी का। मैंने एक बेरुखी से कहा, हाँ हाँ, ठीक हो जाओगे, ज़्यादा सोचो मत। अगले दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त को फ़ोन किया। उसका दोस्त रंजीत, जो कि बैंक में मैनेजर था, शाम को हमारे घर आया। उसके हाथ में एक काला बैग था। रंजीत ने बैग खोला। उसमें नोटों की गड्डियाँ रखी थी। राघव ने मुझसे कहा, रोशनी, ये 25 लाख रुपए हैं। ये मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जोड़े थे। एफडी, पीपीएफ, बीमा सब कुछ तोड़कर निकलवाए हैं। ये पैसे मैंने अपने और हमारे होने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जोड़े थे। लेकिन अब इनसे मेरी जान बचानी है। उसने मेरे हाथ में बैग थमाया और रोते हुए कहा, रोशनी, ये तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मुझे किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाओ, मेरा इलाज करवाओ। मैं मरना नहीं चाहता रोशनी, मुझे जीना है, तुम्हारे साथ बूढ़ा होना है, अपने बच्चों को बड़ा होते देखना है। प्लीज़ रोशनी, मुझे बचा लो। रंजीत भी रो रहा था। उसने कहा, भाभी जी, राघव मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, आप जल्दी से इसका इलाज शुरू करवाइए। मैं भी कोशिश करूँगा कि और पैसे कहीं से इंतज़ाम हो जाए। रंजीत चला गया। राघव दवाइयों के असर से सो गया और मैं उस काले बैग को देखती रही, उन 25 लाख रुपयों को देखती रही। दोस्तों, मेरे मन में जो उस वक्त चल रहा था, उसे बताते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है। 25 लाख रुपए मेरी आंखों के सामने, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने का सामान, मेरा लंदन का सपना, मेरी आज़ादी, मेरी नई ज़िंदगी। मेरे दिमाग में एक जहरीला विचार आया, राघव तो वैसे भी 3rd स्टेज कैंसर का मरीज है। अगर मैं इसका इलाज भी करवा दूं तो भी ये बच कैसे पाएगा। डॉक्टर ने बस उम्मीद दिलाई है, गारंटी तो नहीं दी। अगर मैंने ये पैसे इलाज में लगा दिए और फिर भी ये मर गया तो मेरे हाथ में क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, बस एक खाली घर, एक खाली ज़िंदगी और विधवा का तमगा। लेकिन अगर मैं ये पैसे लेकर भाग जाऊं,
अगर मैं लंदन चली जाऊं तो मेरी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। और राघव, वो तो वैसे भी कुछ दिनों में मर ही जाएगा। उसे तो उसकी किस्मत मार रही है, मैं तो बस अपनी किस्मत बना रही हूँ। ये सोचते हुए मेरी आंखें उस बैग पर जमी हुई थी और मेरे दिल में एक ऐसा फैसला जन्म ले रहा था जो आगे चलकर मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाने वाला था। अगले दिन से मैंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैंने राघव से कहा कि मैं उसके इलाज के लिए डॉक्टर से बात करने जा रही हूँ, लेकिन असल में मैं अपनी एक सहेली पूजा के पास गई जिसकी एक ट्रैवल एजेंसी थी। पूजा ने मुझसे कहा, रोशनी, लंदन का वीज़ा लगवाने में 2-3 हफ्ते लगेंगे, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी है, इस वक्त एक रास्ता है जिससे जल्दी हो जाएगा, लेकिन पैसे लगेंगे। मैंने कहा, पैसे की चिंता मत कर, तू बस मेरा काम जल्दी से जल्दी करवा दे। मैंने पूजा को 5 लाख रुपए दिए। उसने मेरा पासपोर्ट लिया, वीज़ा के लिए अप्लाई किया। उसकी एक दूर की रिश्तेदार लंदन में रहती थी जिसने मुझे स्पॉन्सर किया। इसी बीच मैं घर पर राघव को झूठ बोलती रही। मैं उसे रोज़ कहती, डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ दिन और दवाइयाँ चलेंगी, फिर बड़ा इलाज शुरू होगा। मैं उसे साधारण दवाइयाँ देती रही, उसका इलाज सरकारी अस्पताल में करवाती रही। बाकी पैसे मैंने अपने पास रखे। राघव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अब बिस्तर से उठ नहीं पाता था, उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई थी। वो बार बार मुझसे पूछता, रोशनी, मेरा बड़े अस्पताल में इलाज कब शुरू होगा? डॉक्टर क्या कह रहा है? मैं उससे कहती, बस 2 दिन और, एडमिशन की डेट मिल गई है, हम सोमवार को जाएंगे। लेकिन सोमवार आता और मैं कोई बहाना बना देती। मैंने उसका मोबाइल भी छुपा दिया था क्योंकि उसके दोस्तों के रिश्तेदारों के फ़ोन लगातार आ रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को सच्चाई पता चले। राघव अब बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसकी हड्डियाँ निकल आई थी, उसके बाल झड़ने लगे थे। उसकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी, मेरी रोशनी मुझे बचाएगी। और मैं उस उम्मीद को रोज़ धोखा दे रही थी। एक रात राघव की हालत बहुत ख़राब हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। उसने कांपते हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रोशनी, मुझे अस्पताल ले चलो प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने उसे सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवा दिया। मैंने उससे झूठ बोला कि ये बहुत बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। वो इतना कमज़ोर था कि वो कुछ देख ही नहीं पा रहा था। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा था, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रोशनी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी एक बात मानना, मेरे बाद तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से जीना। तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी तुम्हारे सपने हैं, वो ज़रूर पूरे करना। मैं तुम्हें कोई बंदिश नहीं दे रहा, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा देने वाले कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें ज़िंदगी हर मोड़ पर हिसाब चुकाने को बुलाती है। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मेरा कलेजा कांप गया। ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ पता हो, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और कहा, ऐसी बातें मत करो राघव, तुम ठीक हो जाओगे। उसने धीरे से मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। उसने कहा, रोशनी, एक बात और, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो हमारे आंगन में जो तुलसी का पौधा है उसके पास जाकर बैठ जाना, मैं वहीं होऊंगा। मेरे आंसू निकल आए। एक पल के लिए मेरा दिल पिघलने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं अपना सारा प्लान छोड़ दूं, इसे बड़े अस्पताल में ले जाऊं, इसका इलाज करवाऊं। लेकिन फिर लंदन का सपना मेरी आंखों के सामने तैरने लगा और मेरा दिल फिर पत्थर का बन गया। मैंने राघव के हाथ को छोड़ दिया। मैंने कहा, मैं घर जा रही हूँ, थोड़ा आराम करके सुबह आऊँगी। उसने सिर हिला दिया, उसकी आंखें मूंदने लगी। मैं अस्पताल से बाहर निकली। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भीगते हुए घर पहुँची। घर पहुँचकर मैंने अपना सूटकेस तैयार किया। पासपोर्ट, टिकट और बाकी के 20 लाख रुपए, मैंने अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें रखी। घर से निकलने से पहले मैंने एक आखिरी नज़र उस घर पर डाली। आंगन में तुलसी का पौधा हवा में हिल रहा था। राघव की बातें याद आ रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल को सख्त किया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, चाबी पड़ोसी के घर की चौखट पर रखी और टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट चली गई। रास्ते में मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैंने अपनी सिम कार्ड को टैक्सी की खिड़की से बाहर फेंक दिया।
मुझे लगा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी से, अपने पुराने रिश्तों से और अपने उस बीमार पति से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई हूँ। जब प्लेन ने उड़ान भरी तो मैंने राहत की सांस ली। मैंने सोचा अब मेरी नई ज़िंदगी शुरू होगी। राघव तो वैसे भी कुछ दिनों में मर जाएगा, उसकी रूह मुझे माफ़ कर देगी। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या पता था कि कुदरत ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। लंदन पहुंचकर मैंने खुद को एक नई दुनिया में पाया। मेरी सहेली पूजा की रिश्तेदार ने मुझे एक छोटे से अपार्टमेंट में रखा। शुरुआत में मुश्किलें आई, नई जगह, नए लोग, नई भाषा, लेकिन मेरी जिद और मेरे पास के पैसों ने मुझे जल्दी ही ठिकाने पर पहुंचा दिया। मैंने एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी शुरू की। मेरी हिंदी अंग्रेजी की अच्छी समझ ने मुझे काम दिलाने में मदद की। मेरी मेहनत, मेरी होशियारी और मेरी खूबसूरती, इन सब ने मिलकर मुझे जल्दी ही तरक्की दिलाई। 5 साल का सफ़र किसी सपने की तरह बीत गया दोस्तों। मैंने लंदन में अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बदल ली। मेरा छोटा सा अपार्टमेंट एक आलीशान फ्लैट में बदल गया। मेरी पुरानी साधारण साड़ियों की जगह डिज़ाइनर ड्रेसेस ने ले ली। मैं अपनी BMW में लंदन की सड़कों पर घूमती, 5 स्टार होटलों में डिनर करती और हर वीकेंड पेरिस या मिलान घूमने जाती। बाहर से देखने पर मेरी ज़िंदगी एक परी कथा थी, लेकिन रात को जब मैं अपने आलीशान बिस्तर पर लेटती तो कभी कभी राघव का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। उसकी वो आखिरी मुस्कुराहट, उसकी वो आंसू भरी आंखें, उसके वो आखिरी शब्द, धोखा देने वाले कभी खुश नहीं रह पाते। मैं डर जाती, मैं पानी पीती, मैं अपने आप को समझाती कि वो तो मर गया होगा अब तक, मेरा उसके साथ का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। मैंने इंडिया में किसी से भी कोई संपर्क नहीं रखा, न अपने मम्मी पापा से, न अपनी बहनों से, न अपने भाई से। मेरे लिए वो सब लोग मेरी पुरानी ज़िंदगी का हिस्सा थे जिसे मैं हमेशा के लिए दफन कर चुकी थी। फिर एक दिन एक चैरिटी इवेंट में मेरी मुलाकात अरमान से हुई। अरमान एक NRI बिजनेसमैन था। उसके पिता 25 साल पहले लंदन आए थे, यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था और आज उनका रेस्टोरेंट चेन पूरे यूरोप में फैला हुआ था। अरमान उस सब का वारिस था, 30 साल का, खूबसूरत, हंसमुख और बेहद अमीर। पहली ही मुलाकात में हम एक दूसरे की तरफ खींचने लगे। अरमान को मेरी सादगी और मेरी होशियारी पसंद आई। मुझे उसकी दौलत और उसका रौब पसंद आया। हमारी दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। एक रात अरमान ने मुझे टेम्स नदी के किनारे एक रोमांटिक डिनर पर ले जाकर प्रपोज किया। उसने एक हीरे की अंगूठी मेरे सामने रखी और कहा, रोशनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। मैंने तुरंत हाँ कह दी। अरमान ने कहा, मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्हें तुम पसंद आओगी, हम अगले महीने ही शादी कर लेंगे। मैं खुशी से पागल हो गई। ये वो ज़िंदगी थी जिसका मैंने सपना देखा था। 1 करोड़पति पति, एक आलीशान घर, यूरोप भर की जायदाद की मालकिन। मेरी हर ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाली थी। शादी से पहले अरमान ने एक रात मुझे लंदन के सबसे महंगे और सबसे आलीशान होटल द रॉयल पैलेस में डिनर पर ले जाने का फ़ैसला किया। उसने कहा, रोशनी, ये होटल इतना आलीशान है कि यहाँ बुकिंग मिलना ही मुश्किल है, लेकिन मेरी जान पहचान से मिल गई है। आज हम वहीं अपनी शादी की प्लानिंग करेंगे। मैंने उस रात के लिए एक डिज़ाइनर ब्लैक ड्रेस पहनी, डायमंड का नेकलेस लगाया, मेकअप किया। मैं खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी ज़िंदगी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर थी। मुझे क्या पता था कि उस होटल के दरवाजे के पीछे मेरा सबसे बड़ा सच मेरा इंतज़ार कर रहा था। जब हम होटल पहुँचे तो उसकी आलीशानता देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई। संगमरमर के फर्श, क्रिस्टल के झूमर, सोने की कारीगरी से सजी दीवारें, वेटर बेहद आदर के साथ हमारा स्वागत कर रहे थे। हम एक कोने वाली टेबल पर बैठे जहाँ से पूरे लंदन का व्यू दिखाई दे रहा था। मंदम सी मोमबत्तियाँ जल रही थीं, मंदम सी म्यूजिक बज रही थी। अरमान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रोशनी, आज की रात हम सिर्फ अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। खाना ऑर्डर किया गया। कुछ देर बाद वेटर खाना ले आया। पहला कौर मुंह में डालते ही अरमान का मूड बिगड़ गया। उसने कांटा प्लेट पर पटकते हुए कहा, ये क्या है?
इस होटल का खाना ऐसा कब से हो गया, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है और ये तो ठंडा भी है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। अरमान छोड़ो ना, हम कुछ और मंगवा लेते हैं। लेकिन अरमान का अहंकार जाग चुका था। वो एक अमीर आदमी था और उसे लगता था कि उसे हर जगह सबसे अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए। उसने ऊंची आवाज़ में वेटर को बुलाया। वेटर भाग कर आया। अरमान ने कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे शिकायत करनी है। ये क्या बकवास खाना है। इस होटल की रेटिंग 5 सितारा है और सर्विस ढाबे वाली है। वेटर हड़बड़ा गया। उसने कहा, सर मैं अभी जनरल मैनेजर साहब को बुलाता हूँ, वो हेड मैनेजर हैं, वो आपकी शिकायत सुनेंगे। अरमान ने सिर हिलाया। वेटर भाग गया। कुछ मिनट बाद मैंने जूतों की आवाज़ सुनी, एक मजबूत कदमों की आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो रौब और अधिकार से भरी हुई थी। मैंने आंख उठाकर देखा और दोस्तों, उस लम्हे मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मेरी तरफ एक शख्स बढ़ रहा था, एक काले रंग के महंगे सूट में, सफ़ेद शर्ट, टाई बांधे हुए। उसके बाल करीने से कटे हुए थे। उसकी चाल में एक रौब था। उसके चेहरे पर एक ठंडक थी। लेकिन वो चेहरा मेरा देखा भाला था। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया। शीशा टूटने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। लोग पलटकर मुझे देखने लगे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई और नहीं, वो मेरा पति राघव था। वही राघव जिसे मैं 5 साल पहले मरने के लिए छोड़ आई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा गला सूख गया। मेरे होंठ कांपने लगे। मेरे माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है? राघव तो मर चुका था। फिर ये यहाँ कैसे? और इतना अच्छा कैसे? इतना मजबूत कैसे? राघव ने अरमान की तरफ देखकर बेहद विनम्रता से कहा, गुड इवनिंग सर, मैं इस होटल का जनरल मैनेजर हूँ। मेरा नाम राघव शर्मा है। आपको हमारी सर्विस से कोई शिकायत है? मुझे बहुत खेद है, मैं खुद इसका हल निकालूंगा। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी, बेहद प्रोफेशनल, ऐसी आवाज़ जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, उसकी आंखों में एक चमक उभरी, एक ऐसी चमक जिसमें हैरानी थी, सदमा था, दर्द था। उसका रंग एक पल के लिए पीला पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाल लिया। उसका चेहरा फिर से उतना ही प्रोफेशनल, उतना ही शांत हो गया, जैसे उसने मुझे पहचाना ही नहीं हो। मेरे आंसू बहने लगे। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। अरमान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रोशनी तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ, बस ज़रा घबरा गई थी गिलास टूटने से। राघव ने वेटर को इशारा किया। वेटर भाग कर आया और टेबल साफ़ की। राघव ने अरमान से कहा, सर मैं अपने शेफ़ को बुलाकर खुद आपके लिए एक स्पेशल डिनर तैयार करवाता हूँ। ये हमारी तरफ से माफ़ी होगी। अरमान कुछ शांत हुआ। वो बोला, ठीक है मैनेजर साहब, आप तो प्रोफेशनल हैं, बाकी आपके स्टाफ को थोड़ी ट्रेनिंग दे दीजिए। राघव ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। जाते जाते उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पाए, दर्द, नफ़रत या कुछ और। वो चला गया। मैं अरमान से बहाना करके उठी। मैंने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं तेज़ी से उठी और राघव के पीछे भागी। मैं उसे लॉबी में जाते देख रही थी। मैंने उसके पीछे जाकर धीमी आवाज़ में पुकारा, राघव रुको, राघव। वो रुक गया, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने उसके पास जाकर कांपती आवाज़ में कहा, राघव तुम जिंदा हो? ये कैसे मुमकिन है? मैं तो समझ रही थी कि तुम। उसने धीरे से पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में अब वो ठंडक नहीं थी जो होटल मैनेजर वाली थी। अब वहाँ एक तूफ़ान था, एक ऐसा दर्द था जो 5 साल से उसके सीने में दबा हुआ था। उसने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ रोशनी, मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी बद्दुआओं के बावजूद, तुम्हारी ख्वाहिश के बावजूद, तुम्हारे धोखे के बावजूद मैं जिंदा हूँ। उसके शब्द जहर की तरह मेरे कानों में उतरे। मैंने रोते हुए कहा, नहीं राघव, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा था। मैं तो डर गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें बचा नहीं सकती थी।
इसलिए उसने मेरी बात बीच में काट दी। उसकी आवाज़ अब तेज हो गई थी, लेकिन उतनी ही नियंत्रित। बस बहुत हो गया रोशनी, 5 साल में पहली बार तुम्हारा मुंह देखा है, तो पहले झूठ ही सुनने को मिल रहा है। तुम मुझे बचाना नहीं चाहती थी, तुम मेरे पैसे लेकर भागना चाहती थी और तुमने वही किया। तुमने मुझे एक सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर तड़पता हुआ छोड़ दिया, अकेला, प्यासा, दर्द से करहाता हुआ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने दीवार का सहारा लिया। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन तुम बचे कैसे? कौन था जिसने तुम्हें बचाया? राघव की आंखों में एक रोशनी आई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, बैठो रोशनी, आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें कभी सुनने को नहीं मिलनी थी। राघव ने एक सोफे की तरफ इशारा किया। हम दोनों लॉबी के एक एकांत कोने में बैठ गए। उसने कहना शुरू किया, जिस रात तुम मुझे सरकारी अस्पताल के एक गंदे बिस्तर पर छोड़कर चली गई थी, उस रात मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे बुखार था, मेरे शरीर में दर्द था, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बार बार पानी मांग रहा था, लेकिन कोई नहीं था जो मुझे पानी पिलाए। पूरी रात मैंने तड़प कर निकाली रोशनी। मुझे लगा कि सुबह तुम आओगी, तुम मुझे बड़े अस्पताल ले जाओगी, तुम मेरा इलाज करवाओगी। मेरी रोशनी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सुबह तुम नहीं आए, दोपहर तुम नहीं आए, शाम तुम नहीं आए। रात को मैंने नर्स से कहा, मेरी पत्नी को फ़ोन करो। नर्स ने तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। मेरी हालत और बिगड़ने लगी। मैं अब लगभग बेहोश था, लेकिन ऊपर वाला बहुत मेहरबान है रोशनी, उसने मुझ पर एक रहम किया। राघव ने एक पल के लिए रुककर अपने आंसू पोंछे, फिर उसने आगे कहा, उस रात अस्पताल में एक डॉक्टर अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। उसका नाम था डॉक्टर अनन्या, एक नई युवा होनहार डॉक्टर। वो रात के राउंड पर मेरे वार्ड में आई। उसने मुझे देखा, उसने मेरी फाइल देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नर्स से पूछा, इस मरीज का कोई परिजन नहीं है क्या? इसकी पत्नी कहाँ है? नर्स ने उसे सब बताया। उस डॉक्टर ने तुरंत अपने एक सीनियर को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे उसी रात लंदन ब्रिज अस्पताल में शिफ्ट करवाया, जो शहर का सबसे अच्छा कैंसर अस्पताल था। और तुम्हें पता है रोशनी, उसने मेरे इलाज का सारा खर्चा उठाया। उसने अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से उधार लिया, अपनी सेविंग्स लगाई। उसने अपने पीएचडी की पढ़ाई का सपना तक एक तरफ रख दिया, सिर्फ मुझे बचाने के लिए, एक अजनबी के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जिसे वो जानती तक नहीं थी। मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, कीमोथेरेपी का पूरा कोर्स चला। 1 साल लगा मुझे ठीक होने में, और इस पूरे 1 साल में वो डॉक्टर अनन्या मेरे सिर पर खड़ी रही। वो मुझे हिम्मत देती रही, वो मुझे ज़िंदगी से जोड़ती रही। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज़ में एक मजबूती थी। उसने आगे कहा, जब मैं पूरी तरह ठीक हो गया तो मैंने सोचा, अब क्या करूं? तुम कहाँ हो मुझे पता नहीं था। तुम्हारे माँ बाप से मिलने गया तो उन्हें भी कुछ पता नहीं था। पूरा 2 साल मैंने तुम्हें ढूंढा, हर जगह पुलिस में रिपोर्ट करवाई, तुम्हारी सहेलियों से पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन तुम्हारी सहेली पूजा ने ही गलती से बताया कि तुम लंदन भाग गई हो मेरे पैसे लेकर। रोशनी, उस दिन मेरा दिल टूटा था। पहली बार उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कभी कुछ थी ही नहीं। मैं तो तुम्हारे लिए बस एक एटीएम था, एक पैसे की मशीन थी। मैंने उसी दिन अनन्या से कहा, मैं भी विदेश जाना चाहता हूँ, मुझे ये देश छोड़ना है। यहाँ की हर चीज़ मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। अनन्या ने मेरी मदद की। उसने मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए लंदन भेजा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी मुझ पर लगा दी। मैंने 3 साल तक दिन रात मेहनत की। मैं वेटर से शुरू हुआ, फिर असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर मैनेजर, और आज मैं इस लंदन के सबसे आलीशान होटल का जनरल मैनेजर हूँ। और तुम्हें पता है रोशनी, अनन्या ने अपना पीएचडी पूरा किया। वो अब इसी शहर के सबसे बड़े अस्पताल में सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वो अब मेरी होने वाली पत्नी हैं। हम 2 हफ्ते बाद शादी कर रहे हैं। मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। राघव ने अपने सूट की जेब से एक कागज़ निकाला। उसने वो कागज़ मेरे सामने रखा। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो डिवोर्स के पेपर थे, 3 साल पुराने। मेरे साइन की जगह खाली थी, बस राघव के साइन थे। राघव ने कहा,
रोशनी, मैंने 3 साल पहले ही तुम्हें एक तरफा तलाक दे दिया था। कानूनी तौर पर तुम मेरी पत्नी अब नहीं हो, बस तुम्हारे साइन की ज़रूरत बाकी थी, अब वो भी कर दो। उसने एक कलम निकाली और मेरे सामने रखी। मैंने रोते हुए कहा, नहीं राघव, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अरमान को छोड़ दूंगी, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी, बस मुझे एक मौका दे दो। राघव ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मौका? कौन सा मौका रोशनी? वो मौका जो तुम्हें मैंने 5 साल पहले दिया था, जब मैंने तुम्हें अपनी सारी जमा पूंजी सौंपी थी। वो मौका जो मैंने तब दिया था, जब मैं तड़प रहा था और तुम्हें पुकार रहा था। रोशनी, तुम्हें पता है, जब मैं आईसीयू में था, जब मैं बेहोश था, तब भी मेरी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, रोशनी, रोशनी, रोशनी। डॉक्टर अनन्या ने मुझे बताया था कि मैं कई बार बेहोशी में तुम्हारा नाम पुकारता था और वो हैरानी होती थी कि ये कौन सी औरत है जिसने इस आदमी को ऐसी हालत में छोड़ दिया। और तुम जानती हो, उसी अनन्या ने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। उसने कहा, राघव, जो लोग बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दें, उनके लिए दिल में जगह मत रखो, क्योंकि जो आज तुम्हें छोड़ गई वो कल भी छोड़ देगी। ज़िंदगी आगे चलने का नाम है, पीछे रोने का नहीं। मैंने कागज़ पर साइन किया, मेरे आंसू उन पेपर्स पर गिरने लगे। राघव ने वो पेपर्स वापस लिए, फिर उसने अपनी जेब से एक और चीज़ निकाली, एक छोटा सा बंडल, उसमें कुछ पुराने नोट थे। उसने वो बंडल मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो रोशनी, ये 25 लाख रुपए हैं, ब्याज के साथ। आज की कीमत के मुताबिक। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, ये पैसे रख लो। राघव ने मुस्कुराकर कहा, रोशनी, ये पैसे तुम्हारे ही हैं, मेरी एक आखिरी निशानी। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। हाँ, माफ़ करता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए कि नफ़रत बहुत भारी बोझ है और मैं उसे अपने सीने में लेकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू नहीं करना चाहता। जाओ रोशनी, अपनी ज़िंदगी जियो, अरमान से शादी करो, खुश रहो। बस एक काम करना, कभी किसी और के साथ वो मत करना जो तुमने मेरे साथ किया। ये कहकर राघव खड़ा हुआ। उसने अपना सूट ठीक किया। वो जाने ही वाला था कि उसने पलटकर एक बात और कही, रोशनी, जाते जाते एक बात बताऊं, जिस अरमान से तुम शादी करने जा रही हो, वो हमारे होटल का रेगुलर कस्टमर है। पिछले महीने वो किसी और लड़की के साथ यहाँ आया था, उससे पहले वाले महीने किसी और के साथ। मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए वो क्या है, लेकिन इतना पता है कि उसकी ज़िंदगी में तुम पहली लड़की नहीं हो और शायद आखिरी भी नहीं। खुदा हाफिज़ रोशनी। ये कहकर वो चला गया और मैं वहीं उस लॉबी के कोने में अकेली खड़ी रह गई। मैं अरमान के पास वापस गई। मैंने उसके साथ डिनर ख़त्म किया, मैंने उसके साथ शादी की प्लानिंग की, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। राघव के शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। जिस अरमान से तुम शादी करने जा रही हो, उसकी ज़िंदगी में तुम पहली लड़की नहीं हो। घर लौटकर मैंने इस बात की तहकीकात की। मैंने अरमान के दोस्तों से पूछताछ की। मैंने एक डिटेक्टिव हायर किया और जो सच्चाई सामने आई उसने मेरे होश उड़ा दिए। अरमान का अफेयर कई लड़कियों से था। वो अपनी एक पुरानी गर्लफ्रेंड से 5 साल से रिलेशन में था। उसके माँ बाप उसकी शादी एक बिजनेस डील के लिए करना चाहते थे, किसी अमीर इंडियन फैमिली की लड़की से। मैं उस डील के लिए सिर्फ एक मोहरा थी। मैं अरमान से लड़ी। मैंने उससे सच्चाई पूछी। उसने पहले झूठ बोला, फिर मानने लगा। उसने कहा, रोशनी, ये सब बिजनेस का हिस्सा है, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो, बस मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत देना। मेरा दिल टूट गया। मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी मेरी बर्बादी की। अरमान से रिश्ता टूटने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक के बाद एक मुसीबत आती गई। मैंने अपनी सहेली पूजा की रिश्तेदार से उधार लिया था। जब मैं लंदन आई थी, उसने पुराना हिसाब निकाल कर मुझसे अपने पैसे वसूले। मेरे पास जो था सब कुछ चला गया। मेरी जॉब में भी मुश्किल आ गई। कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ और मुझे निकाल दिया गया। नई जॉब ढूंढने के चक्कर में मेरी सेविंग्स ख़त्म होने लगी। फिर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया।
मैं अपनी BMW में जा रही थी। एक ट्रक ने मुझे टक्कर मारी। मेरी गाड़ी बुरी तरह टूट गई। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। मेरे शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। अब मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाऊँ। मैंने सुना, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगी। मेरे पास पैसे ख़त्म हो रहे थे। अस्पताल का बिल बढ़ता जा रहा था। मेरा कोई रिश्तेदार लंदन में नहीं था जो मेरी देखभाल करे। मेरी पुरानी सहेलियाँ जो मेरे आसपास मेरी अमीरी की वजह से थी, अब एक एक करके मुझसे दूर हो गई। मेरा फ्लैट छिन गया। मेरी गाड़ी का बीमा पूरा नहीं था, इसलिए कुछ नहीं मिला। मेरी सारी डिजाइनर ड्रेसेस, मेरे जेवर, सब कुछ बेचना पड़ा अपने इलाज और दवाइयों के लिए। आखिर में जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मुझे एक सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। एक छोटे से वार्ड में, टूटे हुए बिस्तर पर, गंदी चादरों के बीच मैं वही औरत थी जो कभी अरमान के साथ द रॉयल पैलेस में डिनर करती थी, और आज मैं एक चैरिटी अस्पताल में अनाथों की तरह पड़ी थी। मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी जुबान भी अब साथ नहीं देती थी। एक्सीडेंट में मेरे जबड़े को भी चोट लगी थी। मैं कुछ भी ठीक से बोल नहीं सकती थी। मैं घंटों छत को घूरती रहती थी। मेरे आंसू बहते रहते थे। और दोस्तों, इन तन्हाई के लम्हों में मुझे सिर्फ एक चेहरा याद आता था, राघव का चेहरा। मुझे याद आता था कि कैसे वो रात रात भर मेरी थोड़ी सी तकलीफ़ पर जागता था, कैसे वो मुझे चाय बना कर देता था, कैसे वो मेरे लिए अपनी सारी सेविंग्स छोड़ देता था। और मैंने उसके साथ क्या किया। मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसके पैसे लेकर भाग गई थी। मेरे गाल आंसुओं से तर रहते। मैं ऊपर वाले से माफ़ी मांगती। मैं उससे कहती, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दे, मुझे मार दे। ये ज़िंदगी मेरे लिए नर्क बन गई है। लेकिन मौत भी मुझे नहीं आती थी। मुझे अपने गुनाहों का पूरा हिसाब इसी दुनिया में चुकाना था। ऐसे ही महीने गुजर गए। मैं उस सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर सूख कर कांटा हो चुकी थी। मेरी हड्डियाँ निकल आई थी। मेरे बाल झड़ने लगे थे। मेरी आंखों में अब कोई चमक नहीं रही थी। एक दिन अस्पताल में अचानक हलचल मच गई। नर्सें, वार्ड बॉय सब इधर उधर भाग रहे थे। मैंने एक नर्स से पूछा, क्या हुआ। मेरी आवाज़ बमुश्किल निकली। नर्स ने कहा, मैडम, आज हमारे अस्पताल में एक बड़े डोनर आ रहे हैं। एक होटल चेन के मालिक हैं। वो हर साल इस अस्पताल को बहुत बड़ी रकम दान करते हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर है। दोनों मिलकर एक चैरिटी फाउंडेशन चलाते हैं। मेरा दिल कांप गया। एक अजीब सा एहसास हुआ। कुछ देर बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर की एक टीम अंदर आई। उनके बीच एक कपल था। मैंने धुंधली आंखों से देखा और दोस्तों, मेरा दिल रुक गया। वो राघव था। उसकी बगल में एक खूबसूरत सी डॉक्टर खड़ी थी, डॉक्टर अनन्या। वो दोनों हर मरीज के पास जाकर उसका हाल पूछ रहे थे, मुस्कुराकर बात कर रहे थे, उन्हें फल और मिठाइयाँ दे रहे थे। मैं खुदा से दुआ करने लगी, हे भगवान, उन्हें मेरे पास मत भेजना। मैं इस हाल में राघव से नहीं मिलना चाहती। लेकिन ऊपर वाला मेरी सुनने वाला नहीं था। वो दोनों मेरे बिस्तर के पास आए। राघव ने मुझे देखा। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी आए, फिर उसकी आंखों में दर्द उतरा। फिर, और ये बात मेरी रूह को आज भी हिला देती है, उसकी आंखों में सिर्फ रहम था, बस रहम। न नफ़रत, न जलन, न तंज, न ताना, बस रहम। उसने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या भी मुझे पहचान चुकी थी। शायद राघव ने उसे मेरी तस्वीर दिखाई होगी कभी, लेकिन अनन्या के चेहरे पर भी कोई नफ़रत नहीं थी, बस एक डॉक्टर वाली पेशेवर सहानुभूति थी। राघव ने अनन्या से धीमी आवाज़ में कहा, अनन्या, इस मरीज का सारा इलाज मेरे फाउंडेशन के खर्चे पर होगा। इन्हें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट दवाइयाँ और जो भी फिजियोथेरेपी हो सकती है करवाओ। शायद ये दोबारा चल पाए। अनन्या ने सिर हिलाया। उसने वार्ड के डॉक्टर को सब इंस्ट्रक्शन दिए। फिर राघव झुककर मेरे पास आया। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और मेरे माथे का पसीना पोंछा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी, मुझे माफ़ी मांगनी थी, मुझे रोना था, मुझे चीखना था, लेकिन मेरी जुबान साथ नहीं दे रही थी।
राघव ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब भी वही रहम था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, रोशनी, ज़िंदगी ने तुमसे बहुत कीमत वसूल ली है। शायद ये कुदरत का इंसाफ है। शायद इसकी ज़रूरत थी तुम्हें असली ज़िंदगी समझाने के लिए। मैंने तुम्हें उस दिन ही माफ़ कर दिया था जिस दिन तुम्हें होटल में देखा था। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई नफ़रत नहीं है, बस एक हमदर्दी है। आज से तुम्हारी देखभाल का सारा खर्चा मेरा फाउंडेशन उठाएगा। तुम्हें यहाँ से एक अच्छे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना रोशनी, ये एहसान नहीं है, ये उस इंसान का फ़र्ज़ है जो कभी तुम्हारा पति था। और कुछ रिश्ते चाहे टूट जाएं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती। खुश रहो रोशनी। ये कहकर वो खड़ा हुआ। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। वो अनन्या के साथ आगे बढ़ गया। जाते जाते अनन्या ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी मेरे लिए हमदर्दी थी। वो बाहर निकल गए और मैं वहीं अकेली अपने बिस्तर पर पड़ी रही। लेकिन इस बार मेरे आंसुओं में अलग दर्द था। ये सिर्फ मेरी हालत पर रोने का दर्द नहीं था, ये उस इंसान को खोने का दर्द था जो आज भी मेरी इस हालत में भी मेरा मसीहा बनकर आया था। जिस आदमी को मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था, वो आज मेरी ज़िंदगी बचा रहा था। जिस आदमी को मैं कमज़ोर समझती थी, वो आज आसमान की बुलंदियों पर था। जिस आदमी का प्यार मैंने ठुकराया था, वो आज भी अपना फ़र्ज निभा रहा था। और मैं वो औरत थी जिसके पास अब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं था। दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन हमारी असली ज़िंदगी में हम सब कहीं ना कहीं रोशनी हैं। हम सब किसी न किसी रूप में किसी अपने की कद्र नहीं करते। हमारे माँ बाप, हमारा जीवन साथी, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त जो हमारी ज़िंदगी में बिना शर्त मौजूद हैं, हम उन्हें हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमेशा रहेंगे, हमेशा हमारे साथ होंगे। लेकिन ज़िंदगी इतनी सीधी नहीं है दोस्तों। जो आज आपके पास हैं, हो सकता है कल वो ना हो। जो आज आपकी पगड़ी संभाले हुए हैं, हो सकता है कल वो आपके साथ ना हो। इसलिए जब रिश्ते आपके सामने हों तो उन्हें संभालिए, उन्हें प्यार दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। दौलत, शोहरत और चकाचौंध ये सब क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं। लेकिन एक सच्चा रिश्ता, एक ऐसा इंसान जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है, वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी को धोखा मत दीजिए, क्योंकि कुदरत का इंसाफ बहुत अजीब होता है। आज जो आप किसी के साथ करते हैं, कल वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है। राघव ने ज़िंदगी की हर मुसीबत झेली, लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और देखिए, ऊपर वाले ने उसे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रोशनी ने अपने पति को धोखा दिया, उसके पैसे लेकर भागी और आज वो जिंदा लाश बनकर बिस्तर पर पड़ी है। ये कहानी एक आईना है दोस्तों। अपने आप को इस आईने में देखिए, और अगर आपको लगे कि कहीं आप भी रोशनी की राह पर हैं, तो रुक जाइए, पलट जाइए और अपने उन रिश्तों को संभालिए जो आपकी ज़िंदगी की असली दौलत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। रोशनी की ज़िंदगी एक मिसाल बन गई, एक ऐसी मिसाल जो हर उस इंसान के लिए सबक है जो अपनों की कदर नहीं करता, जो दौलत के लालच में रिश्तों को दांव पर लगा देता है, जो धोखा देकर सोचता है कि वो ज़िंदगी जीत गया। लेकिन सच ये है दोस्तों, धोखा देने वाला कभी जीत नहीं पाता। हो सकता है कुछ देर के लिए वो खुश हो जाए, हो सकता है कुछ साल वो चकाचौंध में जिए, लेकिन एक दिन कुदरत हिसाब जरूर लेती है। और जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, चाहे उसे कितनी भी मुसीबतें आएँ, चाहे उसे कितना भी धोखा मिले, एक दिन ऊपर वाला उसे ज़रूर उसका हक देता है, राघव की तरह। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसमें आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो असरदार हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्चाई से भरी कहानियाँ आपको सबसे पहले मिले। इस कहानी को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक इंसान की ज़िंदगी इस कहानी से बदल जाए। हो सकता है
कि कोई अपने उस रिश्ते की कदर करने लगे जिसे वो अब तक हल्के में लेता था। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है और रिश्ते भी एक ही बार बनते हैं। उन्हें संभालिए, उन्हें प्यार दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, क्योंकि जब ये टूट जाते हैं तो लाख कोशिशें भी इन्हें वापस नहीं ला सकती। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।